पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जब उस गुफा के अंदर था तो उसके पीछे भी वो क्रिएचर्स पड़ चुके थे। उनसे बचने के लिए वांग वहां पर से भागना शुरू कर देता है। भागते हुए उसने अपनी कई सारी वॉन्डरिंग सोल को रिलीज किया था, तो उस वजह से वो क्रिएचर और वो ड्रैगन भटक जाते हैं और वांग एक जगह पर आकर आसानी से छुप चुका था। लेकिन तभी वहां पर ज़ेंघाओ आ जाता है जो वांग से यहाँ पर डील करने की कोशिश कर रहा था कि वांग उसका साथ दे, तो वो दोनों मिलकर जितने भी सेलेस्टियल ट्रेजर यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको हासिल कर लेंगे। वांग शुरुआत में तो उसके ऑफर पे इतना जल्दी राजी नहीं होता क्योंकि उसे दो चीज चाहिए थी जो ज़ेंघाओ अगर देने के लिए मान जाए तो मान जाएगा इस चीज पे। इस वजह से ज़ेंघाओ ने वांग की डिमांड पूरी करी थी, तो वांग यहाँ पर उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग ज़ेंघाओ से कहता है कि ठीक है, मुझे वहां पर ले चलो जहाँ पर तुमने ट्रेजर देखा हुआ है, हम दोनों मिलकर वो तीनों ट्रेजर हासिल कर लेंगे। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हुए उसी ओर बढ़ने लगते हैं जहाँ पर ज़ेंघाओ वांग को रास्ता दिखा रहा था। थोड़ी दूर आने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ही ड्रैगन अभी बैठा हुआ है। वांग को यहाँ पर ज़ेंघाओ बता रहा था कि ये जो ड्रैगन है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये एंशिएंट इमॉर्टल बीस्ट की जो स्पिरिट है ना उसकी सेलेस्टियल पावर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे हराना काफी ज्यादा हमारे लिए मुश्किल होगा। और जितने भी यहाँ पर क्रिएचर है वो इसी ड्रैगन का कहना मानते हैं, मानो कि ये सब एक साथ मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। वांग कहता है अगर यहाँ पर हमें वो ट्रेजर चाहिए ना तो सबसे पहले इन क्रिएचर की तादाद को कम करना पड़ेगा, जब तक ये बहुत ज्यादा रहेंगे तब तक ये हमें ट्रेजर लेने से रोकते ही रहेंगे। ज़ेंघाओ वांग से कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितना हो सकता है उतना क्रिएचर को मारने की कोशिश करूंगा, तब तक कि तुम इस ड्रैगन के पास जाना और जो ट्रेजर इसके पास है उसे ले लेना। अगर हमारे यहाँ पर इस चीज को लेने में कुछ गड़बड़ी होती है तो हम यहाँ से रिटर्न भाग जाएंगे, जिसको जहाँ रास्ता मिलता है वहां से भागेगा, लेकिन आखिरी में हम उसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर हमने डील की थी। तो वांग भी यहाँ पर उसकी बात मान लेता है और अपने रिंग को बाहर निकालते हुए सबसे पहले उसने थंडर फ्रॉग को बाहर निकाल लिया था ताकि यहाँ पर ड्रैगन से लड़ने में थंडर फ्रॉग उसका साथ दे। थंडर फ्रॉग को देखकर यहाँ पर ज़ेंघाओ जो था उसका शक और धीरे धीरे करते हुए यकीन में बदलने लग गया था कि नहीं, सच में ये वांग बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है, क्योंकि थंडर फ्रॉग को कंट्रोल करना किसी मामूली कल्टीवेटर की बात नहीं है। इसके बाद ज़ेंघाओ भी वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है ताकि वो यहाँ पर उन क्रिएचर को मार सके। दोनों अपनी तैयारी कर रहे थे और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए लड़ने के लिए तैयार थे। ज़ेंघाओ ने अपनी किसी तरह की खास टेक्निक का इस्तेमाल किया था और उस खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक क्रिएचर के ऊपर कर देता है। इस वजह से वो सारे के सारे क्रिएचर वहां पर देखते ही देखते मरने लग गए थे, जो भी ज़ेंघाओ के ऑरा के चपेट में आ रहा था। तो ज़ेंघाओ यहाँ पर भी नहीं रुकता, उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की भी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने लगता है और अपनी पावर को बढ़ाने के बाद वो एक स्वॉर्ड से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा बनाते हुए ऐसा स्लैश अटैक करता है कि एक ही बार में हजारों की तादाद में वो क्रिएचर देखते ही देखते मर चुके थे। ज़ेंघाओ ने अपने काम करते हुए यहाँ पर कई सारे क्रिएचर को मारा था। तो अब यहाँ पर आती है बारी वांग की। वांग अपने फ्रॉग पे सवार होता है और थंडर की पावर को एक्टिवेट करते हुए उसी ड्रैगन की तरफ बढ़ने लग गया था, लेकिन वापस से यहाँ पर कई सारे क्रिएचर आकर उस थंडर की भी अटैक को रोक लेते हैं। इस वजह से ज़ेंघाओ वांग से कहता है कि वांग सुनो, हमें पहले यहाँ पर एक साथ मिलकर क्रिएचर को खत्म करना पड़ेगा, मैं अकेले इन्हें नहीं खत्म कर पा रहा, तो पहले इसको खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तभी सामने से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक आ जाता है। इस वजह से वांग और ज़ेंघाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि उसी ड्रैगन ने किया था, जिसे पता चल चुका था कि यहाँ पर दो लोग हैं जो उसके क्रिएचर को मार रहे हैं, तो वो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर आ चुका था। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए वांग को और ज़ेंघाओ को दोनों को मारने की कोशिश कर रहा था। अटैक को रोकने के चक्कर में ज़ेंघाओ की कुछ उंगलियां भी वहां पर कट जाती है। इस वजह से तो ज़ेंघाओ की फटकर हाथ में आ चुकी थी, वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाता है। वांग को उसने वहीं पर अकेला छोड़ दिया था, मानना पड़ेगा एक नंबर का गद्दार आदमी है ये। वहां से भागने के बाद ज़ेंघाओ एक जगह पर आता है और उस जगह पर आकर वो अपना कल्टीवेशन करने लग जाता है ताकि जितनी भी उससे चोटें लगी है वो उन्हें रिकवर कर पाए। लेकिन काफी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद भी वहां पर कोई खास असर नहीं हो रहा था, वो जल्दी रिकवर खुद को कर ही नहीं पा रहा होता है। इस चीज को देखकर ज़ेंघाओ वहां पर कह रहा था कि मेरी स्पिरिचुअल पावर जल्दी रिकवर नहीं हो रही, अगर इस टाइम पे वांग ने मेरे पर अटैक किया तो मेरा कोई चांस ही नहीं बचता है कि मैं यहाँ पर उसके अटैक से बच जाऊंगा। नहीं, मुझे कैसे भी करके खुद को रिकवर करना है ताकि मैं वांग से लड़ने के लायक बचा रहा हूँ। तभी वहां पर वांग भी आ चुका था। वांग यहाँ पर आने के बाद ज़ेंघाओ से कहता कि अरे वाह, तुमने तो इतनी जल्दी अपना वादा तोड़ दिया, तुमने कहा था कि हम उसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर हमारी डील हुई थी, लेकिन तुम तो दूसरी जगह पर आ गए। लेकिन जब वो देखता है कि यहाँ पर ज़ेंघाओ को तो काफी ज्यादा चोटें लगी, तो वो उसे कहते हैं कि ठीक है, चोटें लगी तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो, तुम्हें अगर थोड़ा टाइम चाहिए रिकवरी करने के लिए तो तुम अपना टाइम लो, तब तक कि मैं आसपास की जगह की निगरानी करता हूँ कि तुम्हें रिकवर होने से कोई रोक ना दे यहाँ पर। ज़ेंघाओ ये चीज देखकर हैरान था कि ये वांग तो बड़ी आसानी के साथ सब के सब ड्रैगन और क्रिएचर से बचकर आ गया, मानो कि कुछ था ही नहीं, और यहाँ पर आने के बाद ये मुझे भी प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। कमाल की बात है, इस बंदे की जो कल्टीवेशन होगी वो मेरे बियॉन्ड इमेजिनेशन है, मैं उसकी कल्टीवेशन सोच तक नहीं सकता कि ये कैसा बंदा है। लेकिन अभी मुझे ये टाइम दे रहा है तो मैं आराम से अपना खुद को रिकवर कर लेता, बाद
बाद में मैं अपनी रिकवरी को इसके खिलाफ ही यूज करूंगा। थोड़ी देर तक खुद को रिकवर करने के बाद वो वांग से कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर रिकवर हो चुका हूँ तो हमें अभी रिटर्न चलना चाहिए। क्या पता अब वो लोग क्रिएचर उतने ज्यादा गुस्से में ना हो तो हम उन्हें आसानी से मार सकते हैं। इसके बाद ज़ेंग हाओ वापस से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए सीधा ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लग जाता है। वो कह रहा था कि तूने मेरी उंगली काटी, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसके अटैक की वजह से वो ड्रैगन बहुत ज्यादा भड़क चुका था, तो वो दोबारा से ज़ेंग हाओ की तरफ ही बढ़ने लग जाता है। वो भागते हुए ज़ेंग हाओ और वांग के एकदम करीब आकर दहाड़ मारने लग गया था। उसकी दहाड़ की वजह से तो वो दोनों वहां पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, इतनी पावर होती है उस ड्रैगन के अंदर। वहां पर ज़ेंग हाओ जो था वो अपनी एक स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वहां पर पूरा का पूरा ऑरा उसकी स्वॉर्ड का भर चुका था और ये ऑरा यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ड्रैगन की पावर को कम कर रहा था, जिस वजह से उन लोगों को मौका मिल रहा होता है अपने आप को कुछ देर और के लिए वहां पर बचाने का। ज़ेंग हाओ यहाँ पर अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू कर चुका था, तो अपनी उसी सोल को बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत बड़ी वाली सोल थी। ऐसी सोल तो वांग भी बना सकता है। तो ज़ेंग हाओ ने अपनी सोल को बाहर निकाल लिया था ताकि वो यहाँ पर ड्रैगन के साथ फाइट कर सके। वो सोल एक स्पिरिचुअल फैन की मदद से ऐसा अटैक करती है ड्रैगन के ऊपर कि ड्रैगन वहां बर्फ में ही जम जाता है। ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि हर एक चीज बर्फ में जमना शुरू हो जाती है। वांग तक के वहां पर बर्फ में जम चुका था। इसके बाद ज़ेंग हाओ वांग से कहता है कि ये जो टेक्निक है ना, उसको मैं सिर्फ 10 सेकंड तक के इस्तेमाल कर पाता हूँ, तो ये सब बर्फ में सिर्फ 10 ही सेकंड तक के बने रहेंगे, यही हमारे पास टाइम है, हम भागते हैं यहाँ से। इतना कहने के बाद ज़ेंग हाओ वहां से भाग चुका था। वांग कहता है कि तू इतनी जल्दी भाग रहा है, तूने तो अभी तक के मुझे वो स्पिरिचुअल लकड़ी का टुकड़ा दिया ही नहीं, ऐसे कैसे तू यहाँ पर भाग सकता है, मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। इस वजह से वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को बर्फ से आजाद करता है और ज़ेंग हाओ के पीछे ही पड़ चुका था। ये देखकर ज़ेंग हाओ डर जाता है कि अरे बाप रे, ये जल्लाद तो मेरे पीछे आ रहा, तो फटाक से वो लकड़ी का टुकड़ा उड़ाता है और वांग को दे देता है कि तू रख ले इसको। इसके बाद वो दोनों एक साथ आगे बढ़ते हुए उसी स्केलेटन के पास आ जाते हैं, जिसके पास वो स्वॉर्ड थी, और वो स्वॉर्ड के साथ साथ उसके पास वो फेरी जेड भी होता है, जिसके बारे में ज़ेंग हाओ बता रहा था। दोनों को पता था कि यहाँ पर फॉर्मेशन लगा होगा, तो जैसे हम इस पे कदम रखेंगे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसलिए दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट करने वाले होते हैं। लेकिन ये क्या, उनके यहाँ पर आने के बाद भी फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ ही नहीं था, क्योंकि ड्रैगन यहाँ से दूर जा चुका था। जब तक कि वो यहाँ पर रहता तभी वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होता। वांग यहाँ पर कह रहा था कि मुझे लगता है ना यही टाइम आ चुका है, ये ज़ेंग हाओ गद्दारी करेगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पर उन सभी के सभी क्रिएचर को मारकर यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन इसको करने में मुझे कई सारी अपनी पावर को खोना पड़ेगा और ट्रेजर वगैरह का भी नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। इसके बाद ज़ेंग हाओ अपने पास से कोई जेड निकालता है और जेड की मदद से उसने वो जेड सीधा का सीधा उस स्केलेटन की तरफ बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से ही यहाँ पर जो उस स्केलेटन के अंदर से सेलेस्टियल एनर्जी निकल रही है उसे थोड़ा सा कम किया जा सकता है। क्योंकि कोई नॉर्मल बंदा अगर वो स्केलेटन को छू भी ले तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन को कम करने के लिए ही ज़ेंग हाओ जेड का इस्तेमाल कर रहा था, पर वांग वहां पर आता है और अपनी सीधा का सीधा हाथ से निकालते हुए हाथ की पावर की वजह से सेलेस्टियल एनर्जी को कम कर रहा था। इस चीज को देखकर ज़ेंग हाओ हैरान रह जाता है कि अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर भी जेड की मदद से सेलेस्टियल एनर्जी को नहीं रोक सकता, इसने तो अपने हाथ से उस एनर्जी को रोक लिया। यार ये कैसा बंदा है ये। वांग ने अपनी पावर उसी जेड के अंदर डाली थी, तो वो ऐसा लग रहा था कि जेड वांग को अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर लेकर चला गया। वांग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो अकेला था और उसके सामने वही फेरी जेड होता है। ऐसा लग रहा था कि खुद वो फेरी जेड वांग का होना चाहता है। देखते ही देखते वांग ने जो अपनी हल्की सी पावर का इस्तेमाल किया था, उसी की वजह से वो जो फेरी जेड था उसके ऊपर लगा हुआ रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाता है। रिस्ट्रिक्शन खत्म होने के बाद तो आसानी से वांग ने उस फेरी जेड को अपने हाथ में उठा लिया था। वो जेड उसको मिल चुका होता है। ये देखकर ज़ेंग हाओ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं अपने जेड की मदद से इस सेलेस्टियल रिस्ट्रिक्शन को तोड़ रहा था, लेकिन नहीं टूटा। इसने तो अपने हाथ से रिस्ट्रिक्शन तोड़ा और फेरी जेड भी निकाल लिया। लेकिन तभी वांग को ऐसा महसूस होने लगता है कि नहीं, वो ड्रैगन अब बर्फ से आजाद हो चुका, तो वो किसी भी टाइम यहाँ पर आता होगा। इसलिए वांग बिना कुछ सोचे समझे सीधा वो जेड लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन ज़ेंग हाओ भागने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे वो स्वॉर्ड चाहिए थी और वो अभी तक के रिस्ट्रिक्शन को जो स्वॉर्ड के ऊपर लगा हुआ था उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो जाए तो स्वॉर्ड को लेकर ही जाए। वो अपनी इतनी मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता था। और जिस चीज का वांग को डाउट था वो चीज वहां पर हो जाती है। वो ड्रैगन पूरी तरह से बर्फ के अंदर से आजाद हो चुका था और इस बार तो वो पहले से भी 10 गुना ज्यादा गुस्से में होता है। उसे अब वांग या फिर ज़ेंग हाओ दोनों में से जो भी दिखेगा वो उसको चीर फाड़ के खत्म कर देगा। वो तो अब यहाँ पर नहीं रुकने वाला। वो खुद तो आजाद हुआ था, सारे के सारे क्रिएचर को भी आजाद कर देता है। इस वजह से सब के सब क्रिएचर अब ज़ेंग हाओ की तरफ बढ़ने लग गए थे ताकि वो उसको मार डाले। ज़ेंग हाओ कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो यहाँ पर 10 सेकंड तक के इन्हें रोक कर रखा था ना, लेकिन इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये लोग यहाँ पर मेरी जान ले लेंगे। मुझे ये स्वॉर्ड भी तो चाहिए। पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये ड्रैगन इतनी जल्दी आजाद हो गया। तब उसे याद आता है कि नहीं, जब वो ड्रैगन आया था और मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था तो वांग के हाथ में किसी तरह की मूर्ति थी। हो ना हो उसने उसी मूर्ति का इस्तेमाल करते हुए मेरा जो अटैक था
था उसकी पावर को कम कर दिया। इसी वजह से वो ड्रैगन जल्दी आजाद हो गया। वांग, ये करके तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बस तू एक बार मेरे सामने आ जा, मैं तुझे मार डालूंगा। वो ड्रैगन पूरे गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए एकदम ज़ेंग हाओ के करीब आ चुका था, लेकिन अभी तक के ज़ेंग हाओ का जो स्वॉर्ड के ऊपर से वो प्रोटेक्शन तोड़ना चाह रहा था वो टूटा ही नहीं होता है। अब तो ऐसा लग रहा था कि ज़ेंग हाओ यहाँ मर ही जाएगा। ज़ेंग हाओ कहता है कि भाड़ में गया, नहीं प्रोटेक्शन टूट रहा है ना तो मैं उसको हाथ से पकड़ के स्वॉर्ड निकाल लेता हूँ। वो जबरदस्ती सीधा का सीधा उस स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन जैसे उसने पकड़ा था उसका जो रिस्ट्रिक्शन था वो एक्टिवेट हो जाता है। उस रिस्ट्रिक्शन ने वहां पर ज़ेंग हाओ के पूरे हाथ को ही चीथड़े बनाते हुए उड़ा दिया था और ज़ेंग हाओ उड़कर बहुत दूर जाकर फेंका जाता है। फेंकाने के बाद वो कहीं और नहीं जा रहा था, वो जा रहा था सीधा का सीधा उस ड्रैगन के मुंह में, क्योंकि ड्रैगन ने अपना मुंह खोल कर रखा था। ज़ेंग हाओ कहता है कि मुझे लगता है कि मैं अब यहाँ पर मरने वाला, लेकिन मैं मर गया तो अकेले नहीं मरूंगा, मैं तुझे ड्रैगन साथ में लेके मरूंगा। तो वो किसी तरह की टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वो ड्रैगन के मुंह के अंदर चला गया था। जैसे वो अंदर जाता है वो अंदर से ही ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से ड्रैगन तो मरा ही था, वो पूरी की पूरी गुफा ही तहस नहस होने लग जाती है। पूरा एकदम भोकाल मच गया था, ऐसा लग रहा था कि तूफान आ जाएगा यहाँ पर। वांग खुद हैरान था कि अरे ये क्या हो गया अचानक से, ये सब कुछ टूट फूट क्यों रहा है। वो जल्दी वहां से भागने की कोशिश करता है और अपने फ्लैग की मदद से जितना भी टूटना हुआ मलबा उसके करीब आ रहा था उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रह रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सब कुछ टूटेगा, उसी के अंदर वांग दब जाएगा अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो। लेकिन तभी वांग के सामने एक स्पेस, वांग के पास दूसरा चारा नहीं था, तो वो सोचता है कि यहाँ पर रहने से तो मैं मरूंगा ही, उससे अच्छा मैं स्पेस रिफ्ट के अंदर ही चले जाता हूँ। अब ये स्पेस रिफ्ट मुझे दुनिया के किस भी कोने में ना ले जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बचना है तो इसके अंदर जाना ही पड़ेगा। फिर भी उसे थोड़ा बहुत डर लग रहा था, तो पहले वो ट्राई करता है कि क्या पता कोई दूसरा एग्जिट मिल जाए, तो पहले एग्जिट ढूंढने के लिए चला जाता है। बाद में नहीं चांस मिला तो स्पेस रिफ्ट के अंदर चला जाएगा। वो सोल वांग से कह रहा था कि यहाँ पर सब कुछ बर्बाद होने वाला है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी यहाँ पर मर जाएंगे, लेकिन वांग उसे समझाता है कि कुछ नहीं होगा। वो उसी जेड की मदद से वो प्रोटेक्शन बना लेता है, जिस प्रोटेक्शन की मदद से स्पेस रिफ्ट से बचा जा सकता है, और उनसे बचते हुए वांग वहां से आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन वो कितना भी आगे क्यों ना बढ़ता, हर जगह बस वीरानी थी, सब जगह टूट ही रही थी, कोई और रास्ता ही नहीं होता है। काफी कोशिशों के बाद जब पहाड़ टूट रहा था तो वांग भी पहाड़ के बाहर फेंका जाता है। बाहर आने के बाद बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ हर तरफ खाली स्पेस रिफ्ट ही बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इनके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। वो सोल वांग से कह रहा था कि ऐसा लग रहा है ये फ्रेगमेंट का जितना भी हिस्सा है ना सब का सब टूट जाएगा, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हम किधर भी भागेंगे तो नहीं बच सकते। वांग को भागते हुए वहां वही टेलीपोर्टेशन पोर्टल दिखाई दे जाता है, जो पोर्टल उसे दूसरे फ्रेगमेंट में ले जा सकता है। तो वांग फटाफट से उसके पास जो जेड वगैरह थे और कुछ पिल वगैरह थी उनकी मदद से पोर्टल को एक्टिवेट करने लगता है, और देखते ही देखते वो पोर्टल वहां पर एक्टिवेट हो चुका था। जैसे वांग उस पोर्टल की तरफ बढ़ रहा था, पीछे से स्पेस रिफ्ट का अटैक आकर यहाँ पर वांग को लग जाता है। इस वजह से तो वो पोर्टल के नीचे ही जाकर गिर चुका था, और इस बार वो पोर्टल उसे कहीं और ही जगह लेके चले जाता है, जहाँ पर आने के बाद वो इमॉर्टल रेल्म के तो अंदर ही था, लेकिन वो किसी अलग जगह पर पहुंच चुका था, जहां उसे अपने सामने एक प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। ऐसा ही प्लेटफॉर्म जैसा कि प्लेटफॉर्म पे वो सबसे पहले जो मॉडल रेल्म के अंदर आया था तो आकर बैठा था, वहां पर कुछ लोग भी मौजूद होते हैं। तो वांग फटाक से अपनी कई सारी वॉन्डरिंग सोल को एक्टिवेट करता है और उनकी मदद से एक भवंडर बना लेता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसे नहीं पता कि यहाँ पर लोग कैसे हैं और उसके साथ क्या हो सकता है। तो खुद को बचाने के लिए वांग ने यहाँ पर वॉन्डरी सोल को रिलीज कर दिया था, जिस वजह से वहां पर मौजूद कोई भी बंदा क्यों ना हो जाए वो वांग के करीब तक नहीं आ पा रहा होता है। सब के सब वहां से दूर जाकर फेंका चुके थे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।